सुधा अपने भाई विनोद, भाभी सीमा और उनके दोनों बच्चे प्रिया और राहुल के साथ एक फ्लैट में रहती है। आज जहां उनका फ्लैट है, इसी जगह पर पहले एक चौल हुआ करती थी। उसमें 4 खोली सुधा के माँ पिताजी की थी। लक्ष्मी अपार्टमेंट के सामने वाले उस फ्लैट में तो वे लोग बाद में गए थे। पहले यहाँ से दिखता था वो फ्लैट। अब तो बीच में इतने फ्लैट हो गए। यहाँ शहर का तो पूछो मत, हर महीने एक नया फ्लैट उग जाता है। तो उस साल म्हाडा की स्कीम इस इलाके के लिए भी आई थी। विनोद भाई ने भी फॉर्म भर दिया। उसका नसीब देखो, लग गया उसका नंबर। उस समय उसके पास पूरे पैसे भी नहीं थे। इधर उधर से मांग के भी कम पड़ रहे थे। सीमा भाभी ने भाई को सुझाया, माँ के गहने बेच दो, आखिर गहने इन्हीं दिनों के लिए तो होते हैं। भाई ने गहने बेच दिए। अच्छे पैसे मिले थे माँ के गहनों से। पुराने जमाने के एकदम शुद्ध सोने के मोटे मोटे 4 कड़े थे। गले की मोटी सी चेन थी। दादी की दी हुई सोने की मोटी करधनी भी थी। अंगूठियाँ बूंदे तो कई कई जोड़े थे माँ के पास। कुछ माँ को शादी में मिले थे, कुछ दादी ने दिया था। माँ जब तक रही अपने गहनों को संभाल कर रखी, तभी तो भाई के काम आए वो गहने। उधर उनका फ्लैट चौथे माले पर था। उस माले पर 4 फ्लैट और थे, सारे 1 BHK। एक हॉल, एक बेडरूम, एक किचन, रसोई मिलाकर बस 3 कमरे रहने वाले वे 5 जन। सुधा सुबह उठकर घर में झाड़ू पोछा करती, बर्तन मांजती, दुकान से दूध और ब्रेड ले आती, सब्जी भाजी काट लेती, आटा गूंद कर रख लेती। तब तक उसकी सीमा भाभी भी उठ जाती। सीमा को घर में भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए उनके उठने के बाद सुधा हॉल से लगकर ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर बैठ जाती थी। लोग लिफ्ट से ऊपर नीचे आते जाते थे ना, इसीलिए सीढ़ियाँ खाली ही रहती थी और उसे बैठने का स्थान मिल जाता था। नाश्ता और खाना सीमा ही बनाती थी। उसे देखकर सीमा को घिन आ जाती थी। वो उसके दांत थोड़े बड़े और भद्दे थे ना, इसीलिए जब तक खाना बनता था सुधा को रसोई में जाने की इजाज़त नहीं थी। जब सीमा सबका टिफ़िन भरकर तैयार कर देती थी और खुद भी अपना टिफ़िन लेकर ड्यूटी पर निकल जाती थी, तब वह रसोई में जाती थी। नाश्ता खाना जो कुछ भी रहता था खा लेती थी और फिर से किचन की सफाई करती, बर्तन मांजती, कपड़े धोती और दोपहर में बैठकर टीवी देखती। भतीजी प्रिया जब बड़ी हुई तो उसकी शादी हो गई, पर कैसे कैसे तो लोग हैं इस दुनिया में, बेचारी को ठीक से रखे ही नहीं। आ गई लौटकर। कुछ दिन बाद उसका तलाक हो गया। उसे देख देख कर सुधा का मन भीतर ही भीतर बहुत रोता था। अब प्रिया भी घर में रहने लगी। अब दोपहर में दोनों बुआ भतीजी साथ साथ बैठकर टीवी देखते। वह सोफे पर बैठ जाती और सुधा नीचे फर्श पर। वह उससे घिनाती नहीं थी। सीमा भाभी की छुट्टी वाले दिन सुधा काम करके पूरी दोपहर सीढ़ियों पर ही बैठी रहती थी। अन्य दिनों में तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, पर बरसात में पानी की बौछार सीढ़ियों तक आ जाती थी। उनके घर के सामने वाले फ्लैट में शर्मा परिवार रहने आया था। उस फ्लैट में रहने वाली मंजू और सीमा कभी कभी बातचीत करती थी। लिफ्ट से ऊपर नीचे आते जाते समय जब उन्हें सुधा सीढ़ियों पर बैठी दिख जाती थी, तब वो उसका भी हालचाल पूछ लेती थी। उसके होठ बहुत अधिक ना फैल जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए वह धीरे से मुस्कुरा देती थी। मुस्कुराने के अलावा उसने उन्हें कभी कोई जवाब दिया ही नहीं। धीरे धीरे उन्होंने उससे कुछ पूछना छोड़ दिया, पर सामने पड़ने पर मुस्कुरा जरूर देती थी। सीमा उनसे कहती थी कि सुधा के दांत गंदे हैं, तो वह सोचती थी कि जैसे भाभी को मेरे दांतों की घिन है, वैसे दूसरों को भी होगी। बस इसीलिए उसने सबसे बोलना मुस्कुराना छोड़ दिया था। एक दिन जब सीमा की छुट्टी थी, उसने पालक के पकौड़े बनाए। एक प्लेट में पकौड़े भरकर उसने सुधा को मंजू के घर दे आने के लिए कहा। जब वह वहां गई तो मंजू ने उसे बैठने के लिए कहा। वह सकुचाती हुई बैठ गई। उसने सुधा से पूछा, तुम इनके यहाँ काम करती हो? उसने मुंह पर हाथ का आड़ लेते हुए कहा, नहीं, ये मेरे भाई का घर है, मैं यहीं रहती हूँ।
तुम इनकी बहन हो? हाँ। उसे जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसने फिर से वही प्रश्न दोहरा दिया। सच में तुम इनकी बहन हो? उसके फिर से हाँ कहने पर वो चुप हो गई। वह भीतर ही भीतर शर्म से पानी पानी हो गई। ये लोग मुझे काम करने वाली समझती हैं। मंजू ने उसे चाय पिलाई। थोड़ी देर वहां बैठकर वह वापस आ गई। उस दिन उनसे उसकी बहुत कम बात हुई, पर उतने से ही वो सुधा को बहुत अच्छी लगने लगी। उसका उनसे बार बार बातें करने का मन होने लगा और वह अपने दांतों पर खूब रगड़ रगड़ कर ब्रश करने लग गई। एक दोपहर जब सीमा अपनी ड्यूटी पर थी तथा राहुल अपने स्कूल और प्रिया अपनी सहेली के घर गई थी, सुधा ने उनका दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा मंजू ने ही खोला। वह हड़बड़ाकर पूछ बैठी, आप कौन सा शैम्पू लगाती हैं? आपके बाल बहुत अच्छे हैं। मुझे भी वही शैम्पू लाना है। उन्हें सामने देखकर उसे यही बहाना सूझा था। वो मुस्कुराई। उसने शैम्पू का नाम बताया, जिसकी उसे कोई ज़रूरत नहीं थी। वह शैम्पू के नाम को तुरंत भूल गई और अगला प्रश्न कर बैठी, उस दिन पकौड़े अच्छे बने थे? हाँ, बहुत अच्छे। आओ बैठो ना। वह यही चाहती थी। बिना देर किए अंदर जाकर कुर्सी पर बैठ गई। प्रिया कह रही थी कि नमक कुछ कम हो गया था। नहीं, ठीक तो था। तुमने भी तो खाया होगा। नहीं, पकौड़े कम पड़ गए थे। अचानक उसके मुंह से निकल गया। मंजू उसे कुछ देर तक देखती रह गई और वह अपनी झेप मिटाने के लिए आसपास रखे सामानों पर नज़र दौड़ाते हुए बैठी रही। मंजू ने उससे पूछा, आप इतनी गर्मी में भी पूरी पूरी दोपहर बाहर सीढ़ियों पर बैठी रहती हैं, क्यों? सुधा को उनके इस प्रश्न पर मुस्कुराने का मन हुआ, पर ना जाने कैसे वह रो पड़ी। मंजू ने उसे गले से लगाया और चुप कराया। कुछ देर वहां बैठकर सुधा अपने घर आ गई। अब सुधा को जब भी मौका मिलता वह मंजू के पास चली जाती थी। वो उससे बहुत सी बातें पूछती थी। वह भी उन्हें बहुत सी बातें बताती थी, जैसे वे लोग पहले पीछे वाली चौल में रहते थे, अब उसके माँ बाप नहीं हैं। उसकी एक बहुत अच्छी सहेली थी। वे लोग साथ साथ बाजार जाते, पिक्चर देखते, भेलपुरी वड़ा पाव खाते। उसकी सहेली बहुत गरीब थी। उसकी पढ़ाई का भी खर्च सुधा की माँ ही देती थी। उसके पिताजी की किराने की दुकान थी। जब एक दिन उसके पिताजी का हार्ट फेल हो गया, तब उस दुकान को उसका भाई विनोद संभालने लगा। उसकी सहेली बहुत अच्छी थी। विनोद भैया के साथ बाजार जाती थी और दुकान के लिए मोल भाव करके थोक में सामान खरीदवाती थी। 12वीं के बाद दोनों ही सहेलियां नर्स की ट्रेनिंग करने लगी। ट्रेनिंग को 3-4 महीने ही बीते थे कि उसकी माँ का भी कैंसर की वजह से देहांत हो गया। अब वह और विनोद भैया बिना माँ बाप के हो गए। उसकी सहेली अब उन दोनों का और अधिक ध्यान रखने लगी। एक दिन उसने उसे समझाया कि वह ट्रेनिंग छोड़कर घर में ही रहे। भाई के खाने पीने की व्यवस्था तथा घर की देखभाल ट्रेनिंग से ज़्यादा ज़रूरी है। सुधा को भी उसकी बात जच गई। वह सोचने लगी कि मैं घर में रहूंगी तो भाई को घर घर जैसा लगेगा, नहीं तो माँ को याद करता बैठा रहेगा। उसने नर्स की ट्रेनिंग छोड़ दी। कुछ दिनों बाद विनोद भैया ने शादी कर ली। तुमने नहीं की शादी? मंजू ने बीच में टोकते हुए उससे पूछा। नहीं, नहीं की। शुरू शुरू में मेरे लिए कई रिश्ते आए, कई जगह बात चली, पर मेरे भाई और भाभी को कोई लड़का पसंद ही नहीं आता था, और जो पसंद आता था उसे मैं पसंद नहीं आती थी। फिर धीरे धीरे रिश्ते आने बंद हो गए। मैं इतनी सुंदर भी तो नहीं थी कि कोई मुझसे शादी करता। वह हंसने लगी। किसने कहा? तुम अभी भी बहुत सुंदर हो, बस रहती नहीं हो ठीक से। पहले भी ऐसे ही रहती रही होगी। अब देखो ना, इतना लंबा ढीला ढाला कुर्ता पहनती हो, गले में किसी भी रंग की ओढ़नी लटका लेती हो। बुरा मत मानना, लेकिन ठीक से रहो तो अभी भी सुंदर हो। हाँ, पर भाभी के कपड़े मुझे बड़े और ढीले ही होते हैं, तो सिलाई करवा के अपने नाप का बनवा लिया करो ना। टेलर बहुत पैसा मांगता है। भाभी कहती है कि इतने पैसों में तो नया सिल जाएगा, तो नया सिलवा लिया करो। और ये जो बोलते समय मुंह पर हाथ रख लेती हो, ये भी पुरानी आदत होगी। जी, वो मेरे दांत बहुत बड़े और गंदे हैं ना,
उसने नजरें झुकाते हुए कहा, तुम्हारे दांत ना तो इतने बड़े हैं और ना ही गंदे। अपने नाप का कपड़ा पहनो, बात करते समय मुंह पर हाथ मत रखा करो। तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, अपने को कम मत समझा करो। सुधा चुप हो गई। उस दिन पहली बार उसने सोचा कि सही तो कह रही हैं ये, मुझे अपने नाप के ही कपड़े पहनने चाहिए। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने मंजू को बताया कि जब मेरी सहेली माया थी ना, तब मैं उसके साथ जाकर अपने नाप के कपड़े खरीदती थी। बहुत अच्छी पसंद थी उसकी, और तब मेरे पास पैसे भी रहते थे। तुम्हारी सहेली अब कहाँ है? यहीं है, इसी शहर में। हाँ, उसकी आवाज़ धीमी हो गई। यहीं है, इसी शहर में? हाँ, उसकी आवाज़ धीमी हो गई। कभी मिलने नहीं आती? वह चुप रही। मंजू ने बात जारी रखते हुए पूछा, उसकी तो शादी हो गई होगी ना? हाँ, कब की हो गई। शादी के बाद बहुत सी जिम्मेदारियां आ जाती है, इसीलिए वो नहीं आ पाती होगी। तुम लोगों को मिले भी तो लंबा समय बीत गया है। एक बार जाकर उससे मिल आओ तो फिर से मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और तुम्हें भी अच्छा लगेगा। अकेले जाना तुम्हें कठिन लगे तो अपनी भतीजी प्रिया या सीमा भाभी को साथ लेकर चली जाओ। वह चुप रहना चाहती थी, पर पता नहीं कैसे उसने सिर नीचे किया और वह धीरे से कह गई, मेरी भाभी ही मेरी सहेली थी। फिर मंजू बड़ी जोर से क्या कहकर चौंकी थी। फिर बहुत देर तक वो दोनों ही चुप बैठे रहे। बाद में सुधा अपने घर आ गई। अगले कई महीनों तक सब ठीक ठाक चलता रहा। इस बीच नगर पालिका ने उनकी चौल को तोड़कर उस जगह पर बिल्डिंग बनाना शुरू किया। उनकी खोली के बदले में उसके भाई को 2 1 आरके के फ्लैट मिलने वाले थे। एक दिन जब उसके घर में कोई नहीं था, तब मंजू ने सुधा को अपने घर बुलाया। उनके घर में एक मैडम बैठी थी। मंजू ने बताया कि ये एक संस्था की अध्यक्ष हैं। इनकी संस्था महिलाओं के हित का काम करती हैं। उन मैडम ने उससे उसके पिता का नाम तथा उसके चाल का पता और नंबर पूछा। सुधा ने उन्हें बता तो दिया, पर मन में विचार आया कि जब चौल गिरा दी गई है तब उसका पता और नंबर पूछकर ये क्या करेंगी। मंजू ने उससे कहा कि ये पता और नंबर पूछने वाली बात को वह किसी से ना करे। मंजू अब उसे अपनी सी लगने लगी थी। उसने उनकी बात गांठ बांध ली और कभी किसी के सामने इस बात का जिक्र नहीं किया। 1 महीने बाद महानगर पालिका से एक नोटिस आई, जिसे पढ़कर उसका भाई विनोद बहुत चिंतित दिखने लगा। वह बाहर सीढ़ियों पर बैठी थी। वह सीमा भाभी से बता रहा था कि मैं खोली का अकेला वारिस नहीं हूँ, किसी ने इस बात की शिकायत कर दी है, अब जांच होगी। उसके बाद सीमा भाभी उस पेपर को बहुत देर तक पढ़ती रही। अगले कई दिनों तक उसके घर पर महानगर पालिका के कई कर्मचारी आए गए। विनोद भी वकीलों के यहाँ चक्कर लगाता रहा। सुधा को शक हुआ कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है, कहीं उसका संबंध उस महिला को खोली का पता और नंबर बता देने से तो नहीं है। वह मौका देखकर सामने वाली मंजू के पास गई, उन्हें सब कुछ बताया और जानना चाहा कि कहीं ये सब उसके पता और चौल नंबर बताने के कारण ही तो नहीं हो रहा। उसने मंजू से जो कुछ पूछा उसका जवाब तो उन्होंने नहीं दिया, उल्टे वह सुधा से ही पूछ बैठी, वो तुम्हारे पिता की खोली थी ना, क्या तुम नहीं चाहती हो कि उसमें तुम्हें भी हिस्सा मिले? हिस्सा? क्या करूंगी मैं हिस्सा लेकर, रहती तो मैं यहीं हूँ, उसने जवाब दिया। हाँ, सीढ़ियों पर बैठकर, उतरे हुए कपड़े पहनकर, बच जाए तो खाकर, नहीं तो संतोष करके, वो आवेश में बोल रही थी और सुधा आश्चर्य से उसे देख रही थी। क्या रिश्ता था मंजू का उससे, फिर भी कितनी अपनी सी लग रही थी वो। कुछ देर बाद वो एकाएक नरम हुई, उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, 4 खोली के बदले 2 फ्लैट मिल रहा है, 1 आरके के ही सही, पर है तो 2 फ्लैट, उसमें से एक तुम्हें मिल जाए तो क्या गलत होगा? क्या तुम नहीं चाहती हो कि दोपहर आराम से बिताओ? बोलो। उसने हाँ में सिर हिला दिया। तब तुम शांत रहो, बस इतना ध्यान रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए,
पर प्रॉपर्टी के किसी पेपर पर दस्तखत मत करना और जब भी जरूरत पड़े खुलकर कहना कि तुम्हें भी पिता की संपत्ति में हिस्सा चाहिए, समझी ना? उसने फिर से हाँ में सिर हिला दिया, पर ठीक ठाक कुछ समझ नहीं पाई। उसकी बुद्धि इस ओर कभी गई ही नहीं। वह तो बस यही सोचती थी कि ये मेरे भाई का घर है, मैं उसके साथ रह रही हूँ और ऐसे ही रहते रहना है। इससे अधिक उसने कुछ सोचा ही नहीं था। पर अब उसके दिमाग में हर समय यही गूंजता है, मेरा भी हक है और मैं दिन दिन भर सीढ़ियों पर बैठी रहती हूँ। मेरा भी हक है, मेरा भी हक, और मैं भाभी के उतारे कपड़े पहनती हूँ। मेरा भी हक, और मैं कुर्सी पर या बिस्तर पर बैठ नहीं सकती हूँ। मेरा भी हक, और मैं पकौड़े, समोसे या कुछ नया बनने पर रसोई में उसे बनता देखकर संतोष करती हूँ। मेरा भी हक, मेरा भी हक। हथौड़े की तरह वार कर करके उसे सचेत कर दिया इस शब्द ने। अब वह भी चाहने लग गई कि एक फ्लैट मुझे भी मिल जाए। उसका भाई विनोद और भाभी सीमा दिन दिन भर अनुमान लगाते कि उनके खिलाफ शिकायत करने वाला व्यक्ति बिल्डिंग का ही है या कोई नाते रिश्तेदार है। एक दिन विनोद भैया ने एक पेपर उसके सामने फैलाकर कहा, यहाँ इस जगह पर दस्तखत कर दो। सुधा को मंजू की बात याद हो आई। उसने पूछा, क्या है ये? मेरा दस्तखत क्यों चाहिए? खोली का पेपर है, दोनों फ्लैट मेरे नाम चढ़ने हैं, इसीलिए। विनोद भैया को विश्वास था कि वह उसके बोलते ही दस्तखत कर देगी, पर जब उसने दस्तखत करने से मना कर दिया तो वह चीखा, क्या तुम दस्तखत नहीं करोगी? क्यों? क्योंकि मुझे भी हिस्सा चाहिए। मंजू ने उसे जैसा कहा था उसने वैसा ही बोल दिया। विनोद भाई को तो जैसे करंट लगा। तो तुमने शिकायत की थी मेरी? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, पर लेना है मुझे। सुधा इतने वर्षों से भाई के सामने चुप रहती आई थी और अब जब बोली तो सीधे हिस्से की बात। विनोद भैया को उसकी ये गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं हुई। उसने उसे जोर का धक्का दिया। वह फर्श पर गिर पड़ी। वह चिल्लाता रहा, नमक हराम, मैं इतने सालों से पाल रहा हूँ तुम्हें, और तुम हो कि एहसान मानने की बजाय हिस्सा मांग रही हो। याद है, माँ बाप को गुजरे 20 साल हो गए। मैंने मुंह मोड़ लिया होता तो अनाथों की तरह कहीं भीख मांगती पड़ी रहती। तब तुम्हारा दिमाग इतना न चलता। आज चली हो हिस्सा मांगने। वह चिल्लाता रहा। सुधा फर्श पर औंधे मुंह पड़ी रही। नहीं, चोट लगने के कारण नहीं, दिल के दर्द के कारण। उसकी सारी शक्ति निचुड़ गई थी। उसका अपने से उठ पाना संभव नहीं लग रहा था। प्रिया घर पर थी, राहुल भी था। राहुल से तो नहीं, पर प्रिया से उसे उम्मीद थी कि वह आएगी उसके पास, लेकिन वह भी नहीं आई। अचानक उसे ध्यान आया कि प्रिया कैसे आएगी? आखिर पैर तो पेट की ही तरफ मुड़ता है। वह ही झूठी उम्मीद लगा बैठी है। हताश होकर वह स्वयं ही उठी। विनोद भैया अब भी चिल्ला रहा था। वह चुप रही, पर उसने दस्तखत नहीं किए। अगले कई दिनों तक सीमा भाभी और भाई ने उसे तरह तरह से समझाया, प्रेम दिखाया, लालच दिखाई, डांट फटकार लगाई, पर वह टस से मस ना हुई। मंजू की बात सुधा को अपने भाई भाभी की बात से अधिक भरोसे की लगी थी। एक दिन विनोद भैया का धैर्य समाप्त हो गया। उसने पहले तो सुधा को खूब गालियां दी, जी भरकर हाथ उठाया और अंत में उसे घर से निकाल दिया। 2 अपार्टमेंट छोड़कर दूर के रिश्ते की उसकी एक मौसी रहती थी। वह उनके घर गई। उसकी मौसी ने कहा, मैं तुम दोनों की लड़ाई झगड़े में तो नहीं पड़ूंगी, पर तुम जब तक चाहो मेरे घर रह सकती हो। सुधा अब मौसी के घर रहने लगी। विनोद भैया कोर्ट में यह नहीं सिद्ध कर सकता था कि वह पिता की इकलौती संतान है और सुधा अपना हिस्सा छोड़ने को तैयार नहीं थी। और इस प्रकार 2 आरके के फ्लैट में से एक ये वाला उसके नाम हो गया। फ्लैट मिलने में 1.5 साल का समय बाकी था। वह मौसी के घर रहने लग गई थी। मौसी ने वहाँ पास की ही एक किराने की दुकान पर सुधा की नौकरी लगवा दी। मौसी को एक बेटी थी जो अपने ससुराल में थी। यहाँ बस मौसा मौसी रह रहे थे। वह अपनी कमाई का कुछ पैसा
मौसी को दे देती थी तथा घर के कामों को भी कर लेती थी। इस प्रकार वह मौसी पर बोझ नहीं थी। अब सुधा खुलकर सांस ले रही थी और मन ही मन मंजू के प्रति कृतज्ञ थी। कभी कभी उसका उससे मिलने का मन होता था, पर उनके घर जाकर मिलने पर उसे भाई भाभी को उन पर शक हो जाता। कभी कदा रास्ते में आते जाते समय मुलाकात हो जाती तो उसे बहुत अच्छा लगता। जब वह मौसी के घर रहने लगी तो महाड़ा ऑफिस में मौसी का ही पता दे आई थी। एक दिन एक पेपर आ गया जिसमें फ्लैट के बनकर पूरा होने की सूचना थी तथा उसे महाड़ा ऑफिस में बुलाया गया था। वह मौसी को साथ लेकर वहां गई। उसका भाई विनोद भी वहां पहुंचा था। वह उसे देखकर एक बारगी खुश हुई, पर उसने उसे घूरकर देखा और अपनी नजरें दूसरी ओर फेर ली। उसने मौसी से भी बात नहीं की। सुधा को बहुत दुख हुआ। वह फिर से कमजोर हुई। क्या करूंगी इस फ्लैट को लेकर, जब अपना भाई ही अपना न रहा तो। पर यह कमजोरी थोड़ी देर के लिए थी। जल्द ही उसे मंजू की बातें याद आ गई। भैया भाभी का व्यवहार याद आ गया। उसने भी भाई की ओर से नजरें फेर ली और जहां जहां उसे दस्तखत करने को कहा गया उसने किया तथा फ्लैट का पेपर और चाबी लेकर वापस आ गई। मौसी ने सुधा के लिए बत्ती वाला एक स्टोव, कुछ जरूरी बर्तन, थोड़ा सा राशन, पानी आदि खरीदवा दिया। वह इन सामानों को लेकर अपने घर में अपनी गृहस्थी जमा कर रहने लगी। नौकरी वह अब भी किराने की दुकान पर ही करती थी और हर रोज मौसी से मिलने उनके घर जाती थी। उसके पास अब सब कुछ था, जरूरत भर का पैसा, घर, सुख शांति, सब कुछ। फिर भी कभी कभी विनोद भाई, प्रिया और राहुल की बहुत याद आती थी। कभी कभी रास्ते में राहुल या प्रिया उसे मिल जाते थे, पर उसे देखते ही वो या तो अपना रास्ता बदल लेते या अपना मुंह मोड़कर दूसरी तरफ देखते हुए निकल जाते। और ऐसा जिस दिन भी होता वह मौसी के पास जाकर घंटों रोती। धीरे धीरे 10 वर्ष हो गए थे इस बात को। अब तो उसने नौकरी भी छोड़ दी। वह अब अपने घर में पेइंग गेस्ट रखती है। 2 लड़कियां हैं, उनको खाना भी बनाकर देती है। इतना पैसा मिल जाता है कि उसका गुजर बसर हो जाता है। उसके बाद इस घर का क्या होगा, मौसी को भी यही चिंता थी। कभी कभी कहती थी राहुल के नाम वसीयत कर दे। अपने आखिरी समय में सठिया गई थी ना। वैसे एक राज की बात उसने नहीं बताई थी, वसीयत उसने कर दी है। भतीजे राहुल के नाम नहीं, बल्कि भतीजी प्रिया के नाम। तलाक लेकर मायके में रहती है, कहीं उसकी दुर्दशा भी उसके जैसे ना हो जाए। आखिर उसे भी तो एक भाई है। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।